हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी एक्जिया आईएएस एकेडमी। तो चलिए देखते हैं कौन से इम्पोर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल हैं जो रेलेवेंट रहेंगे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। एडमिशन ओपन है एक्जिया आईएएस एकेडमी में, आप हमारे कोर्सेज से जुड़ सकते हैं। बाकी कोर्स का जो हाईलाइट है वो इसमें मेंशन किया हुआ है, आप इसको एक बार देख लीजिएगा। फर्दर किसी चीज़ को डिटेल में जानना है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं ऑफिशियल कांटेक्ट नंबर 6002417488 नंबर पे। तो आज का पहला आर्टिकल बात करता है हाउ ग्रेट इंस्टीट्यूशंस पावर ग्रेट नेशंस। तो किस तरीके से जो अच्छे इंस्टीट्यूशंस होती है उसका कितना अच्छा रोल होता है टू मेक अ नेशन ग्रेट। तो अभी ध्यान रखिएगा, ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है मेंस में आपके जीएस पेपर 1 में हो सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से सोशल इंस्टीट्यूशंस को लेके, जीएस पेपर 2 में गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को लेके, जीएस पेपर 3 आपके इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस को लेके, या फिर डिफरेंट जो डिजास्टर मैनेजमेंट के इंस्टीट्यूशंस है उनको लेके। तो जो इंस्टीट्यूशन का रोल होता है उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जैसे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो है, हेल्थ इंस्टीट्यूशन जो है, वो जितना स्ट्रांग होगी उतना देश का जो पॉपुलेशन है वो क्या होगा, स्ट्रांग होगा, ह्यूमन रिसोर्स अच्छी होगी, कैपेबिलिटी के साथ होगी और जो कैपेसिटी है वो ज़्यादा रहेगा। तो इसीलिए हम इसमें डिस्कस करेंगे अबाउट इंस्टीट्यूशन का जो रोल होता है वो। और ध्यान रखिएगा ये प्री के पर्सपेक्टिव से भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस अक्रॉस द टाइम एंड स्पेस कहाँ थी, कैसे थी, वो भी हम देखने वाले हैं। तो इसका जो कोर आर्ग्यूमेंट है कि इंस्टीट्यूशन क्या कर सकता है, ट्रांसफॉर्म कर सकता है पूरी सोसाइटी को, सोसाइटी के इकोनॉमी को, एजुकेशन को, हेल्थ को और ओवरऑल कंट्री को ग्रेट बना सकता है, प्रॉस्पेरिटी अचीव करवा सकता है। फिर अगर हम हिस्टोरिकल एंड मॉडर्न एग्जाम्पल्स देखें तो हमें काफ़ी सारी एग्जाम्पल जो है वो मिल जाएगी। जैसे टाटा मेमोरियल सेंटर है फॉर कैंसर केयर, फिर आपका जो आईआईटी है, आईआईएम है, उसको भी हम देख सकते हैं मॉडर्न एग्जाम्पल में। और पुराने में अगर देखें हिस्टोरिकल में तो उसमें हम तक्षशिला यूनिवर्सिटी के बारे में हो, ओदांतपुरी हो, विक्रमशिला हो, इनको देख सकते हैं। फिर अब जो कोविड-19 का समय था उसमें हम पेंडेमिक रेस्पॉन्स देख सकते हैं कि कितना क्विकली हमारे देश के जो इंस्टीट्यूशन है उन्होंने वैक्सीन को डेवलप किया था और बाकी जो हेल्थ इंस्टीट्यूशन है उन्होंने टाइम बाउंड तरीके से, रोबस्ट तरीके से पूरे पॉपुलेशन को वैक्सीनेट कर दिया था। तो उसमें हम स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल रोल को देख सकते हैं। फिर इंस्टीट्यूशन का जो रोल है, अभी इंस्टीट्यूशन खुद में तो रोल प्ले नहीं कर सकता है, इंस्टीट्यूशन के अंदर ह्यूमन रहेंगे। तो ह्यूमन का जो पोटेंशियल है, ह्यूमन का जो कल्चर है वो इंस्टीट्यूशन के कल्चर को, पोटेंशियलिटी को दर्शाता है, आगे बढ़ाता है। डिफरेंट इंस्टीट्यूशन में जो क्या है चैलेंज हम देख सकते हैं, तो डिफरेंट इंस्टीट्यूशन में करप्शन का चैलेंज हम देख सकते हैं, बैड वर्क कल्चर का चैलेंज देख सकते हैं, जैसे एक्सेसिव इंटरवेंशन बाय द गवर्नमेंट देख सकते हैं, लाइक इन पुलिस इंस्टीट्यूशन। तो ब्रॉडर इम्पैक्ट इसका क्या होता है, अगर अच्छा इंस्टीट्यूशन होगा तो उतना ही बेटर आपका गवर्नेंस होगा, उतना ही बेटर आपका देश का जो पॉपुलेशन है वो सहूलियत उनको मिलेगा। और जितना बैड इंस्टीट्यूशन होगा उतना ही देश का आपका क्या होगा, बंटाधार होगा, या फिर देश का जो आपका हालत है वो ख़राब होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी देख लीजिए कि जो आपके ब्यूरोक्रेसी है उसमें ज़्यादा रेड टेपिज्म होने की वजह से क्या दिक्कत देखने को मिल रही है, जो इनोवेशन है वो स्टाइफल हो रहा है, ब्यूरोक्रेटिक रेजिस्टेंस देखी जाती है, करप्शन के जो केसेस है वो काफ़ी ज़्यादा देखे जाते हैं। तो उससे क्या है, वही इंस्टीट्यूशन अगर बेटर हो गई तो उससे जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है वो हम देख सकेंगे। तो एंशियंट पीरियड में हम इंस्टीट्यूशन का रोल देखें तो नालंदा का बारे में मेंशन कर सकते हैं 5th सेंचुरी सीई में। फिर तक्षशिला के बारे में हम बात कर सकते हैं 6th सेंचुरी बीसीई में। तो लगभग 1000 ईयर्स का डिफरेंस है दोनों इंस्टीट्यूशन में। तो इन्होंने किस तरीके से क्या किया था एंशियंट समय पे, मेडिसिन हो, एस्ट्रोनॉमी हो, इवन जो स्कॉलर्स है फ्रॉम चाइना हम कैसे अट्रैक्ट हुए थे, जैसे ह्यूएनसांग हो, इत्सिंग हो, फाहियान हो, वो हम देख सकते हैं। देन मेडिवल पीरियड में अगर देखें तो विक्रमशिला और ओदांतपुरी के बारे में हम मेंशन कर सकते हैं, जिसमें कंटिन्यूड बुद्धिस्ट एंड वैदिक ट्रेडिशंस को सिखाया समझाया गया था। तो थियोलॉजी में हम काफ़ी आगे थे, साइंस में हम काफ़ी आगे थे।
कॉलोनियल एरा में अगर देखें तो जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस बनाई थी, जैसे आपके जुडिशियल इंस्टीट्यूशन हो, बॉम्बे, कोलकाता, मद्रास हाई कोर्ट बनाना, या फिर यूनिवर्सिटीज़ को डेवलप करना, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू मुस्लिम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ये हम देख सकते हैं। तो यहाँ से क्या हुआ था, जो ह्यूमन डेवलपमेंट का जो जर्नी है इन मॉडर्न इंडिया वो चालू हो गया था। और इसी के बाद हमने देखा कि स्ट्रॉन्ग जो लीडरशिप थे वो दिखाई पड़े ड्यूरिंग फ्रीडम स्ट्रगल। पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में अगर हम देखें तो CSIR हो, ICAR हो, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, IIT हो या फिर IIM हो, तो इन्होंने क्या किया, पोस्ट इंडिपेंडेंस स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन की स्थापना की। इसी के साथ हम इसमें इसरो को भी देख सकते हैं, DRDO को भी देख सकते हैं, जो कंटिन्यूअसली काम कर रहे हैं टू स्ट्राइव द बेस्ट फॉर द नेशन। नेक्स्ट, अभी अगर देखें तो चैलेंज क्या है, जो भी इंस्टीट्यूशन है फंडिंग का कॉन्स्ट्रेंट होता है। तो एक इंस्टीट्यूशन चलने के लिए उसको फाइनेंस चाहिए। तो अभी अगर हमारे देश में हम देखें तो जो एजुकेशन है उसमें जो फाइनेंस है या फिर जो बजटरी एलोकेशन होता है वो लगभग 2.5% के अंदर ही होता है, जबकि रिक्वायर्ड जो अमाउंट है वो 6% है। फिर जो क्वालिटी एंड एक्सेस का इशू है कि बेटर क्वालिटी नहीं दे पाती है इंस्टीट्यूशंस, सभी को एक्सेस नहीं मिल पाता है, रूरल अर्बन डिवाइड रहता है, डिफरेंट सेक्शंस के बीच डिवाइड रहता है, तो ये वो एक प्रॉब्लम है। और इसके वजह से ही क्या होता है, आपकी ब्रेन ड्रेन देखी जाती है। गवर्नेंस एंड जो ऑटोनॉमी होता है, जो डिफरेंट इंस्टीट्यूशन है उसकी ऑटोनॉमी नहीं रहती है, क्योंकि एक्सेसिव पॉलिटिकल इंटरफेरेंस रहता है, करप्शन देखा जाता है। फिर काफ़ी ज़्यादा रिजिड जो रूल्स है वो देखी जाती है। फिर इक्विटी एंड इंक्लूजन के हिसाब से अगर देखें तो जेंडर, कास्ट को जो इंक्लूजन है वो कम देखा जाता है, जिससे क्या होता है सोसाइटी में जो आपकी डिस्पैरिटी है वो दिखाई पड़ती है। नेक्स्ट अगर देखें तो इनोवेशन बैरियर भी हम देख सकते हैं। तो इनोवेशन में भी बैरियर देखा जाता है कि जो डिसिप्लिन होता है उसको साइलोस में पढ़ाए जाते हैं, इंटीग्रेटेड अप्रोच से नहीं पढ़ाया जाता है, तो उसको फिक्स करने के लिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाया गया है। पोर इंडस्ट्री एकेडमिया का मिसमैच देखा जाता है, इसीलिए क्या है, जो हमारे ग्रेजुएट होते हैं 50% से भी ज़्यादा क्या होते हैं, अनएम्प्लॉयबल रहते हैं। फिर जो IP प्रोटेक्शन है उसका एनवायरनमेंट भी सही नहीं है, नॉट एडिक्वेट, और इसीलिए क्या है, हम सस्टेनेबली डेवलपमेंट को नहीं प्राप्त कर पाते हैं। तो जो की टर्म्स है उसको एक्सप्लेन जो मैंने ऑलरेडी किया ही है। फिलांथ्रोफी मतलब क्या होता है, पब्लिक गुड के लिए काम करना होता है। फिर आपका इंक्यूबेशन का क्या मतलब होता है, नर्चर करना आइडिया को, जैसे इंक्यूबेशन सेंटर्स होते हैं ना वही। इंटरडिसिप्लिनरी मतलब डिफरेंट सब्जेक्ट को सिंक में पढ़ाना, साइंस हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो। सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या है, जो चीज़ लॉन्ग टर्म तक वायबल रह सकती है। इपिस्टिमोलॉजी का मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ नॉलेज या फिर स्टडी ऑफ थियोरी, कि कोई भी चीज़ क्यों जनरेट हो रही है, इसके पीछे क्या मैकेनिज्म है, उसी को एपिस्टेमोलॉजी कहा जाता है। तो ये सभी चीज़ें हमें देखनी ज़रूरी है। नेक्स्ट है इसका लॉजिकल एंड फिलोसॉफिकल बेसिस देखे तो हमें क्या करना है, जो हमारा थियोरी ऑफ नॉलेज है उसको और बेटर करना ज़रूरी है। और बेटर करना मतलब जैसे आपका इंटरडिसिप्लिनरी पढ़ाना ज़रूरी है, जो कल्चर है उसको बेटर करना ज़रूरी है, वर्क कल्चर को, रिसर्च को और आगे बढ़ाना ज़रूरी है। तो वो सभी चीज़ें हम देख सकते हैं। जो इंस्टीट्यूशन है उसका जो ट्रू स्पिरिट है उसको स्ट्रेंथन करना ज़रूरी है। नेक्स्ट अगर सोशल के इस जो आर्टिकल है, ये जो आर्टिकल है इसका डिफरेंट डायमेंशन देख सकते हैं कि इंस्टीट्यूशन जब स्ट्रांग होती है तो वो क्या कर सकती है, सोशल जस्टिस एंड इक्विटी को अचीव करवा सकती है, और अगर वीक हुई तो इसका उल्टा होगा। पॉलिटिकली हमें क्या करना है, चेक्स एंड बैलेंसेस को मेंटेन करना है, ओवर रेगुलेशन नहीं करना है। लीगली अगर हम देखें तो रोबस्ट लीगल फ्रेमवर्क बनाना है ताकि इंस्टीट्यूशंस को पावर दी जा सके और उनको रेगुलेट भी की जा सके। एथिकली अगर देखें तो जो वैल्यूज चाहिए इंस्टीट्यूशन को, बेटर आपका वर्क कल्चर होना, उसको हमें मेंशन करना ज़रूरी रहेगा। इंस्टीट्यूशनल देखिए तो जो नॉलेज शेयरिंग होती है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होता है, बेस्ट प्रैक्टिसेस का जो हम ले सकते हैं इंटरनेशनल लेवल में, वो हम देख सकते हैं। इंस्टीट्यूशनल नहीं, इंटरनेशनल है, तो नॉलेज शेयर करना, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करना, ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करना, अगर ये सब चीज़ करेंगे तो इससे हमें क्या होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ हासिल होंगी।
बाकी एनसीईआरटी का जो लिंकेजेस है वो इसमें दिखाया गया है, तो ये किताबें आप पढ़ सकते हैं अगर आपने बेसिक नहीं पढ़ा है तो उससे आप क्या है, जैसे नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में पढ़ेंगे, इसको किसने बनाया, कब बनाया, ओके, ये सभी चीज़ें, कौन से स्कॉलर इसमें थे, जो प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, सिलेबस का कौन सा पार्ट से लिंक होता है, ये चीज़ें तो इसमें हम वो देख सकते हैं। तो सिलेबस को ध्यान रखिएगा आप। सिलेबस को मैं तो ये मानता हूँ कि जब आप पहला पहला प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, एकदम नए हैं, तो आपको 1 वीक में एक बार सिलेबस को रिवाइज करना चाहिए, एक एक महीने तक। फिर नेक्स्ट मंथ से आप उसको महीने में एक बार करें, और उसके बाद आप उसको हर महीने एक बार सिलेबस को ध्यान में रखें ही, क्योंकि सिलेबस के हिसाब से ही क्वेश्चन पूछा जाना है। और जो सिलेबस है उससे आपको जो बेटर कीवर्ड्स है वो मिलेंगे, आइडियाज लगेगा आपको न्यूज़पेपर में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, वो ज़रूरी है। वे फॉरवर्ड अगर देखें तो अभी करना क्या है कि जो इंस्टीट्यूशन है उनका कंटिन्यूड एवोल्यूशन हमें करते रहना है, जो भी हम चैलेंजेस देखते हैं उनको मिटिगेट करते रहना है। फिर जो फोस्टर करना है क्रॉस डिसिप्लिनरी लिंकेजेस, सिर्फ एक सब्जेक्ट को हमें नहीं पढ़ाना है, डिफरेंट सब्जेक्ट को हमें इंटीग्रेटेड तरीके से पढ़ना है, तभी हम चीज़ों को हॉलिस्टिकली समझ पाएंगे। इन्वेस्ट करना है इन लीडरशिप, स्पेशली जो मॉरल लीडरशिप है, जो वैल्यू मतलब जो वर्चुअस लीडरशिप है उसको डेवलप करना है, कि जो लीडर है उसके अंदर अच्छी वैल्यूज रहे। प्रमोट करना है इंस्टीट्यूशनल सेल्फ रिलायंस को, कि हर जो इंस्टीट्यूशन है वो खुद में सेल्फ रिलायंट हो और अपने आप से जो प्रॉब्लम है उसका सल्यूशन निकाल सके। नेक्स्ट आर्टिकल अगर देखिए तो ये बात करता है अबाउट बेटर ग्लोबल गवर्नेंस लेड बाय चाइना एंड इंडिया। तो आज के समय पे हम अगर ग्लोबल गवर्नेंस देखें तो ग्लोबल लेवल पे जो गवर्नेंस है वो कौन मेंटेन कर रही है। तो एक आपका सबसे बड़ा जो इंस्टीट्यूशन है वो है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, और इसका 6 ऑर्गन है, जुडिशियल ऑर्गन है, इसमें सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए ऑर्गन है, सिक्योरिटी एंड पीस के लिए ऑर्गन है। इसके अलावा भी स्पेशलाइज्ड एजेंसीज भी है, लाइक WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को है, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, लेबर ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती है, ग्लोबल लेवल पे जो डिफरेंट सेगमेंट है उसको गवर्न करती है। फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस अगर हम देखें तो उसमें IMF एंड वर्ल्ड बैंक आ जाता है, और अगर बिजनेस रेगुलेशन के तौर पे देखें तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आ जाता है, जो ग्लोबल ट्रेड को रेगुलेट करती है, फेयरनेस को मेंटेन करने की कोशिश करती है। लेकिन ये जो भी इंस्टीट्यूशन मैंने अभी आपको बताए ग्लोबल लेवल पे जो है, ये है बेटर गवर्नेंस के लिए। लेकिन इनमें क्या है, आपकी जो वेस्टर्न डोमिनेंस है, स्पेशली USA और यूरोपियन यूनियन के जो देश है उनका डोमिनेंस देखा जाता है, और जो भी आपकी डिसीजंस ली जाती है उसमें पार्शलिटी देखा जाता है। ये इंस्टीट्यूशंस ग्लोबल साउथ के बारे में नहीं सोच सकते हैं, मतलब जो राइजिंग इकोनॉमी है, जो अंडर डेवलप इकोनॉमीज है, या फिर जो आपके कॉलोनियल नेशंस थे एक समय पे, इनके बारे में नहीं सोच पाता है, या फिर इनके हित के अगेंस्ट काम करता है, या फिर इनको डोमिनेट करता है, मतलब जिसको हम न्यू कॉलोनियलिज्म कह सकते हैं, कि एक नए तरीके का कॉलोनियलिज्म है। तो इसको हम कैसे दूर कर सकते हैं, बाय ब्रिंगिंग बेटर गवर्नेंस। और बेटर गवर्नेंस हम किस तरीके से ला सकते हैं, जो आपकी ग्लोबल साउथ की राइजिंग इकोनॉमीज है, राइजिंग पावर्स है, लाइक चाइना एंड इंडिया, एंड पैरेलली वी कैन सी अबाउट ब्राज़ील भी है, साउथ अफ्रीका भी है, तो इनको भी हम इसमें ऑन बोर्ड ले सकते हैं। तो ये देश क्या कर सकते हैं, ये देश टुगेदर अगर देखें तो 40-50% तक का GDP इनके पास है, 40-50% का पॉपुलेशन इनके पास है, काफ़ी सारा ज्योग्राफी है, काफ़ी सारा आपके मिनरल रिसोर्सेस है। तो ये जो नेशन है ये क्या कर सकते हैं, ग्लोबल गवर्नेंस को और डेमोक्रेटिक और इक्विटेबल और इक्विटी के साथ आगे बढ़ा सकते हैं, ताकि और ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबल रहें, और जो ग्लोबल साउथ के नेशन है उनका जो कंसर्न है उसको भी समझे। तो इसमें स्पेशली चाइना एंड इंडिया के रोल को थ्रस्ट दिया गया है। तो ऑलरेडी इंडिया और चाइना डिफरेंट प्लेटफॉर्म के ज़रिए, जो रीजनल प्लेटफॉर्म है उसके ज़रिए काम तो कर ही रही है, जैसे G20 का समिट हो, या फिर आपके SCO का समिट हो, या फिर ब्रिक्स हो, या फिर आप और डिफरेंट जो इंस्टीट्यूशंस है उसको हम देख सकते हैं। तो इसमें मेंशन किया गया है। ओके, तो वही चीज़ें इसमें मेंशन की गई है। तो हिस्टोरिकल बायलैटरल टाई से स्टार्ट किया गया है। तो पहला बात तो है कि इंडिया और चाइना का जो हिस्टोरिकल टाई है, पहला जो दशक है उसके अर्ली फेज में तो ठीक ही था, बाद में ये खराब होने लगा बिकॉज ऑफ बॉर्डर डिस्प्यूट इन ईस्टर्न एंड वेस्टर्न सेक्टर, एंड देन असाइलम टू दलाई लामा,
को लेके भी एक दिक्कत आई, क्योंकि चाइना ने आपके फोर्सफुली इलीगली तिब्बत को ऑक्युपाई कर लिया था, जिसका विरोध किया इंडिया ने। तो तभी रिलेशन ख़राब हुआ। 1962 में आपका जो जंग है वो भी छिड़ा, और उसके बाद क्या है, जो चाइना है वो ट्रस्ट के बाहर हो गया, मतलब उसको ट्रस्ट नहीं किया जा सकता है, उस तरीके का हो गया, क्योंकि वो ऑल वेदर फ्रेंड बना रहा पाकिस्तान के साथ, अभी भी है, जो इंडिया के अगेंस्ट क्या करता है, काम करता है। फिर जो इंडिया में आपकी इंसर्जेंसी की प्रॉब्लम है, उसमें भी कहीं ना कहीं आपका फ्यूल करता है बाई चाइना। तो ये सारी जो एलिगेशंस है ये चाइना के ऊपर है। बहुत सारे एलिगेशंस जो है उसके ऊपर सॉलिड एविडेंसेस भी अचीव हुए हैं। तो उसके वजह से रिलेशन ख़राब था। लेकिन हाल ही में क्या हुआ है, बिकॉज ऑफ यूएसएस प्रेशर, इंडिया चाइना का जो रिलेशन है वो थोड़ा क्लोज होने लगा है। तो ये दोनों देश अगर क्लोजली काम करे, अपने डिफरेंसेस को मिटिगेट करते हुए, उसको मिनिमाइज करते हुए, तो दोनों देश क्या कर सकते हैं, ग्लोबल लेवल पे बेटर लीडरशिप को दे सकते हैं। नो डाउट इसमें काफ़ी चैलेंजेस भी रहेंगे, क्योंकि इंडिया जो है लिबरल डेमोक्रेसी है, और जो चाइना है वो आपकी वन पार्टी डोमिनेंट सिस्टम है, जिसमें ऑथोरिटेरियन सिस्टम देखा जाता है। तो वो कुछ डिफरेंसेस आ जाती है। हमारे देश में हम राइट्स को सपोर्ट करते हैं, उल्टा सिस्टम देखा जाता है इन चाइना। तो वो कुछ आपकी दुविधाएं देखी जा सकती है। लेकिन दोनों देश अगर चाहे तो ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे, जैसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो, आईएमएफ हो, वर्ल्ड बैंक हो, इनको रिफॉर्म कर सकते हैं, या फिर रिफॉर्म ना किया जा सके तो इनका अल्टरनेट, जैसे ब्रिक्स का जो बैंक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक, तो उस तरीके के हम अरेंजमेंट डेवलप कर सकते हैं। तो हाल ही में जो एससीओ का लीडरशिप है उसको हम देख सकते हैं। ग्लोबल गवर्नेंस के लिए जो डिफरेंट इनिशिएटिव ली गई है उसके बारे में हम देख सकते हैं। तो ताकि हम क्या कर सके, सभी का जो सोवरेनिटी है उसको प्रोटेक्ट कर सके, रूल ऑफ लॉ को इंटरनेशनल लेवल पे प्रोटेक्ट कर सके, फोस्टर कर सके मल्टीकल्चरलिज्म को, कि कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग हो, ना कि वेस्टर्न डोमिनेटेड डिसीजन मेकिंग हो। एक पीपल सेंट्रिक अप्रोच ले सकते हैं कि खाली एमएनसीज का डेवलपमेंट होने से नहीं होगा, फोकस करना होगा वेलबींग पे, लोगों के वेलबींग पे, उनके हेल्थ पे, उनके एजुकेशन के, उनके न्यूट्रिशन पे ध्यान देना होगा। तभी हम क्या है, जो रियल रिजल्ट है उसको हम अचीव कर पाएंगे। तो वही सभी चीज़ें इसमें मेंशन की गई है। तो इसमें अभी आप अगर हिस्टोरिकली चीज़ों को समझना चाहे तो पोस्ट वर्ल्ड वार 2 एरा से हम देख सकते हैं कि 1945 के बाद यूएन का फॉर्मेशन हुआ। लेकिन यूएन हमेशा क्या हुआ, आपका एक इंस्टीट्यूशन ऑफ डिसपैरिटी ही बना रहा, जो कभी भी कंक्लूजन में नहीं आ सका, पीस को मेंटेन नहीं करवा सका वर्ल्ड में। और डिफरेंट सॉर्ट ऑफ जो प्रॉब्लम है, टेररिज्म हो या फिर जियोपॉलिटिकल टेंशन हो, उसमें हमेशा ही ये बहुत ज़्यादा विफल ही रही है। कुछ ही 2-4 ही एग्जाम्पल है सफलता के। फिर कोल्ड वार पीरियड में देखें तो उसमें भी जो बाइपोलर वर्ल्ड पॉलिटिक्स में डिवाइड हो गया वर्ल्ड, और एक थर्ड वर्ल्ड वार जैसा सिनेरियो भी बहुत समय पे क्रिएट हुआ था, उसको भी यूएन ने गवर्न नहीं कर पाया पीसफुली। तो इसीलिए क्या है, आज के समय पे ज़रूरत है कि पोस्ट कोल्ड वार एरा में या फिर 21st सेंचुरी में हम क्या करें, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को डेवलप करें, जिसमें इक्वालिटी रहे, जिसमें फेयरनेस रहे ऑफ रिप्रेजेंटेशन, सभी का बात सुना जाए, और एक मल्टी कल्चरलिज्म जो है वो मल्टीलैटरलिज्म जो है वो बना रहे। ओके, चैलेंजेस अगर देखें तो जियोपॉलिटिकल जो टेंशन है इंडिया चाइना के बीच में, वो एक चैलेंज है। फिर इंस्टीट्यूशनल इनएफिशिएंसीज हम देख सकते हैं, स्पेशली P5 का जो पावर है। तो इसमें अभी इसमें चाइना इंडिया को ही अपोज कर देगा अगर हम मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो। नेक्स्ट, इकोनॉमिक डिसपैरिटी हम देख सकते हैं, तो नॉर्थ और साउथ का डिवाइड देख सकते हैं, प्लस इंडिया चाइना के बीच में भी जो इम्बैलेंस है ट्रेड का वो भी देख सकते हैं हम। इसीलिए हम उनके ऊपर क्या करते हैं, ट्रेड रिलेटेड जो पॉलिसीज़ है, टैरिफ पॉलिसीज़, वो हमें लेनी ज़रूरी पड़ जाती है। तो इससे क्या होता है, दोनों देश के बीच में जो रिलेशन है उसमें खटास आ सकती है। इमर्जिंग जो थ्रेट है लाइक साइबर अटैक, एक्सट्रीमिज्म, क्लाइमेट क्राइसिस, ये भी एक नए चैलेंजेस है जिनमें दोनों देश क्या कर सकती है, टुगेदर काम कर सकती है। प्लस जो बायलैटरल फिक्शंस है वो एक चैलेंज है जिनको हटाना होगा, जैसे बॉर्डर को लेके मेनली जो इशू है वो देखा जाता है। तो हम क्या कर सकते हैं, रूल ऑफ जंगल से हम एक बेटर रूल ऑफ लॉ को एंश्योर करवा सकते हैं बाय दिस टू नेशन। बस क्या है, जो विल है वो रहनी ज़रूरी है।
बाकी आपकी ये जो भी वर्डिंग्स है, मल्टीलैटरलिज्म क्या है, कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग है, ग्लोबल गवर्नेंस क्या है, तो ग्लोबल लेवल पे पीस एंड इकोनॉमी को मेंटेन करने के लिए जो इंस्टीट्यूशन काम करती है उसी को कहा जाता है ग्लोबल गवर्नेंस। फिर सोवरेन इक्वालिटी क्या है, हर स्टेट को इक्वली पार्टिसिपेट करने देना रिगार्डलेस ऑफ देयर साइज एंड पावर। इंटरनेशनल रूल ऑफ लॉ क्या है, तो देश में जिस तरीके से हम रूल को मान के चलते हैं इंटरनेशनल लेवल पे भी उसको मान के चलना, सिर्फ अपने इंटरेस्ट को प्राधान्य देते हुए रोल को वायलेट ना करना। पीपल सेंटर्ड अप्रोच मतलब क्या होता है कि आपके इस तरीके से ग्लोब को गवर्न करना है कि सभी का वेलबींग एंश्योर हो सके। हेजिमोनिज्म मतलब क्या है, जब ग्लोब को एक या दो पावर के द्वारा डोमिनेट किया जाता है। मल्टीपोलैरिटी का मतलब क्या होता है कि जब पावर क्या होता है डिफरेंट स्टेट्स के पास रहता है, कंट्री के पास रहता है, उसी को कहा जाता है मल्टीपोलैरिटी। ओके, फिर अगर नेक्स्ट देखें फिलोसॉफी, लॉजिकल एंड फिलोसॉफिकल बेस देखें तो इसमें हम फिलोसॉफी ऑफ कोऑपरेशन देख सकते हैं। स्पेशली साउथ नेशंस को कोऑपरेशन करना ज़रूरी है ताकि वो जो नॉर्थ का डोमिनेंस है उसको टेकल कर सके। एथिकल एंड लीगल बेसिस देखें तो इंटरनेशनल लॉ को यूनिवर्सली एक्सेप्ट करना काफ़ी ज़रूरी है, स्पेशली यूएन चार्टर को। यूएन चार्टर मतलब यूएन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसी को यूएन चार्टर कहा जाता है। तो इसमें क्या है, सभी को सोवरेन, जो जितने सोवरेन है, सोवरेन मतलब जितने देश हैं उनको इक्वली पार्टिसिपेट करने देना है। प्रैग्मेटिज्म का मतलब क्या है, प्रैक्टिकल मल्टीलैटरलिज्म हमें लाना है। हम ज़्यादा अगर इसमें आपका आइडियलिस्टिक होंगे तो उससे क्या होगा, जो रूल ऑफ लॉ है उसको हम फॉलो नहीं करवा पाएंगे। तो इसीलिए इंटरेस्ट को भी ध्यान में देना है और रूल को भी ध्यान में देना है। तो बाकी जो डायमेंशंस है वो आप इसमें एक बार देख लीजिएगा, वही सभी चीज़ें रिपीट हो रही है इसमें। बाकी एनसीईआरटी का क्या किताब पढ़ेंगे, सिलेबस का कौन सा पोर्शन इसमें कवर होता है वो देखना ज़रूरी है। वे फॉरवर्ड में हम लिख सकते हैं कि स्ट्रेंथन करना है स्ट्रेटेजिक ट्रस्ट को बिटवीन इंडिया एंड चाइना एंड ऑल्सो अदर नेशंस। इवन रिफॉर्म को एडवोकेसी करना ज़रूरी है। तो अभी इसमें इंडिया यूएन का जो रिफॉर्म है उसमें एडवोकेसी करता है कि जो इंस्टीट्यूशन है वो फेयर होना चाहिए, जो ग्लोबल साउथ के नेशन है उनको पार्टिसिपेशन मिलना चाहिए, अकाउंटेबल मल्टीलैटरलिज्म होना चाहिए कि जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस है उनको अकाउंटेबल होना चाहिए। तो जैसे अभी कोरोना आया था उसमें हम WHO का जो रवैया है वो देख सकते हैं, प्लस जो आपका क्लाइमेट को लेके, जो फाइनेंस को लेके है, जो अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए डेवलप नेशंस की, वो काफ़ी वीक देखी जाती है। तो इसीलिए जो भी मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस है इनको अकाउंटेबल बनाना ज़रूरी है और एक्शनेबल बनाना भी ज़रूरी है। अपहोल्ड करना है इंटरनेशनल लॉ को, स्पेशली यूएन चार्टर को, जिससे हम यूनिलैटरलिज्म को ख़त्म करेंगे और प्रोटेक्शनिज्म को दूर रखेंगे। और यूनिलैटरलिज्म की जगह मल्टीलैटरलिज्म आएगा और प्रोटेक्शनिज्म की जगह फ्रीनेस आएगा, फ्री आपका नेविगेशन आएगा। ओके, तो ये सभी चीज़ें हमें देखनी ज़रूरी है। प्लस इसमें कुछ प्रीलिम्स के और मेंस के मॉडल क्वेश्चंस भी दिए गए हैं जो आने वाले समय पे एग्ज़ाम पे पूछा जा सकता है। तो ये जो PDF है ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पे और व्हाट्सएप ग्रुप में अवेलेबल है, तो उससे जुड़ के आप इसको डाउनलोड करके हमेशा पढ़िए। ओके, और ध्यान रखिएगा आप हमेशा, एक समय पे जाके क्या होता है आर्टिकल रिपीटेड आने लगती है, तो उसमें आपको क्या करना है, आर्टिकल का पहला हेडलाइन देखिए, कुछ जो और मोटी मोटी बातें हैं उसको अगर देख सकते हैं उसको देखें, उसके बाद ये पेज तो हमेशा ही पढ़ें हमारे जो एनालिसिस है इसको, क्योंकि इसका ये इसी का एक्सट्रैक्शन इस सेकंड पेज में दिया गया है। उसके बाद इसका जो आप एंशिएंट पीरियड है, मिडिएवल है, इनको बस थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर से देख सकते हैं अगर आपने पहले बारीकी से देखा है तो। उसके बाद आप इसका और क्या कंस्ट्रेंट है, इस तरीके के जो स्पेशली जो डेटा है उसको भी आप ध्यान में रख सकते हैं ताकि आप आंसर को सब्सटेंशिएट कर सकें। ओके, सिर्फ डेटा नहीं लिखना है, डेटा तभी लिखा जाता है जब किसी आंसर को सब्सटेंशिएट करना होता है और वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, आपके ध्यान में वो आएगा ही। तो इसीलिए क्या करना है, इन सभी जो टेम्पलेट्स है इनको पढ़ना ज़रूरी है। टेम्पलेट्स को मत छोड़िएगा, ये जो डार्क है ये टेम्पलेट्स है। तो ये मेन पॉइंट है। उसके बाद आपको देखना है जैसे फिलांथ्रोपी सपोर्टिंग एजुकेशन एंड हेल्थ, तो इस तरीके से हमें चीज़ों को देखना है। ओके, तो इसी के साथ आज का जो डिस्कशन है वो समाप्त होता है। फिर मिलेंगे डिफरेंट आर्टिकल के साथ। आज के लिए इतना ही। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।